ये जो वीडियो लेके आया हूँ इसमें आपको मैं जॉन रॉबिन्सन का कैपिटल एक्युमुलेशंस मॉडल कराऊंगा। इस कैपिटल एक्युमुलेशन मॉडल को पढ़ने से पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने सोलो का मॉडल, मीट का मॉडल यानी कि न्यू क्लासिकल मॉडल के साथ साथ हेराडोमर मॉडल और जितने भी और भी डेवलपमेंट मॉडल हैं, कॉरिडोर मॉडल पढ़ चुके होंगे। तो हर एक मॉडल ने कोई न कोई एक ऐसा आइडियाज़ दिया जिसकी वजह से ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इस चीज़ को फाइंड किया कि किसी कंट्री की जो ग्रोथ होती है, किसी कंट्री का जो डेवलपमेंट है, वो उस कंट्री के कैपिटल एक्युमुलेशन पे है। अगर उस कंट्री में कैपिटल एक्युमुलेशन हो रहा है यानी कि पूंजी का संचय, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? जब सेविंग रेट बढ़ेगा तो, और सेविंग रेट तब बढ़ेगा जब कंजप्शन हाईएस्ट लेवल पे होता है, वहाँ पर सेविंग हाईएस्ट होती है। तो उस सेविंग को निकाल करके इन्वेस्टमेंट करना ही कैपिटल एक्युमुलेशन कहलाता है। ये नहीं कि आपके पास किसी के कंट्री में जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही तो कैपिटल एक्युमुलेशन नहीं होगा। कैपिटल एक्युमुलेशन मतलब होता है कि जो सेविंग है वो निकल करके मार्केट में आ रही है और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा, लेबर और कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसी भी थ्योरी का जो एजम्पशंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट एजम्पशंस आप किसी थ्योरी को प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस मॉडल के भी कुछ एजम्पशंस हैं। पहला है मॉडल एजम्पशन है कि इन्होंने माना है क्लोज इकोनॉमी। इन्होंने माना कि देयर इज नो क्लोज्ड इकोनॉमी है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है, अदरलेसन नहीं है। फिर हम माना कि कैपिटल एंड लेबर आर ओनली टू इनपुट हैं। इन्होंने भी अपने मॉडल में कॉरिडोर की तरह या सोलो की तरह, मीट की तरह, इन्होंने भी दो फैक्टर लिया, लेबर और कैपिटल लिया। और साथ के साथ उन्होंने कहा कि लेबर और कैपिटल का जो रेशो है वो भी क्या है? फिक्स है। ठीक है, अच्छा। तीसरा बात, न्यूट्रल टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस लिया। मैं एक वन बाय वन इसलिए समझा रहा हूँ कि इसी का आगे यहाँ पर एनालिसिस है। तो न्यूट्रल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी का मतलब होता है न्यू मेथड, न्यू आइडियाज़। तो न्यूट्रल टेक्नोलॉजी इफेक्ट का मतलब आपको समझा देता हूँ, बड़े ध्यान समझिएगा फ्रेंड, कि जब हम लेबर और कैपिटल को बढ़ाते हैं तो जिस रेशो में लेबर कैपिटल बढ़ता है उसी रेशो में लेबर की और कैपिटल की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। कौन सी प्रोडक्टिविटी? उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि उनकी उत्पादन क्षमता उसी रेशो में बढ़ती है जिस रेशो में लेबर कैपिटल बढ़ता है। तो इसे बोलते हैं न्यूट्रल टेक्नोलॉजी इफेक्ट। यानी कि इफेक्ट तो हो रहा है लेकिन न्यूट्रल है, यानी कि रेशो सेम रेशो में जाता है तो न्यूट्रल होता है। ठीक है, आपने हैरड की न्यूट्रलिटी और हिक्सियन की न्यूट्रलिटी टेक्नोलॉजी फंक्शन पढ़ लिया होगा। तो मैंने उसमें ये दिखाया था कि किस तरह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होते हैं और उस इक्वल के केस में जो लेबर और कैपिटल का रेशो है उस रेशो में बढ़ता जाता है। जिस रेशो में लेबर कैपिटल बढ़ रही है उसी रेशो में लेबर और कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। ठीक है, नो शॉर्टेज ऑफ लेबर, वो कहता है कि मार्केट में लेबर अवेलेबिलिटी है, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हर साल उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, अगला है टू क्लास। वो सिर्फ दो क्लास की बात करता है, एक है लेबर और एक है एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि इन्होंने भी कॉरिडोर की तरह दो ही सेक्टर लिए, एक वेजेस है, लेबर है, और एक एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, वर्कर सेव नथिंग, वो कहता है कि जो वर्कर्स होते हैं, अगला एग्जाम्पल है कि जो वर्कर हैं उनकी सेविंग नथिंग है, यानी कि उनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग क्या है? जीरो है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन ज़्यादा है। तो जो लेबर होता है उनकी इतनी वेजेस कम होती हैं कि वो उनकी सेविंग नहीं हो पाती है, वो सारा का सारा कंज्यूम करते हैं। ये एजम्पशंस है। लेकिन जो सेविंग है वो कहाँ से होके आ रही है? एंटरप्रेन्योर्स कंज्यूम नथिंग। एंटरप्रेन्योर क्योंकि वो कंज्यूम नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टेबल है, और नथिंग सेव, वो मतलब सारा का सारा कंज्यूम नहीं करता, सारा का सारा सेविंग करता है और उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट करता है इंटायर इनकम
फ्रॉम प्रॉफिट, तो उसका जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से उसी प्रॉफिट को वो अगले इन्वेस्टमेंट करता है, अगला एम्प्लॉयमेंट देता है, कैपिटल फॉर्मेशन करता है, और यही कैपिटल फॉर्मेशन है। और इसी कैपिटल फॉर्मेशन को वो बोलता है कैपिटल एक्युमुलेशन। ठीक, अब यही इस थ्योरी में पढ़ेंगे हम कि किस तरह से कैपिटल एक्युमुलेशन करेगा, किस तरह से रॉबिन्सन बोलता है कि किस तरह से हम कैपिटल फॉर्मेशन करें, क्योंकि हर एक कंट्री की यही प्रॉब्लम है, देयर इज ए लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अगर कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ने का मतलब ये होता है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, मार्केट एक्सटेंड हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। अगर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन निकल के आता है कि वाई डिफरेंट कंट्री हैज़ डिफरेंट ग्रोथ रेट। तो रीज़न यही है कि डिफरेंट कंट्री हैज़ डिफरेंट सेविंग रेट, डिफरेंट कंट्री हैज़ डिफरेंट कैपिटल एक्युमुलेशन रेट, और इस वजह से वहाँ पर जो पर कैपिटल इनकम है, जीडीपी है, वो भी डिफरेंट हो जाती है। और उसी की वजह से हर कंट्री की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, एवरेज प्रोडक्टिविटी है, या सेविंग रेट है, या इन्वेस्टमेंट रेट है, वो डिफरेंट है। इस करके डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट ग्रोथ रेट है। ओके, इंटायर इकोनॉमी वो कह रहा है कि देयर इज नो चेंज ऑफ द प्राइस लेवल। और जब जिस समय ये सेक्टर की बात कर रहे हैं, मॉडल की बात कर रहे हैं, वो एज्यूम किया हुआ है कि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये एजम्पशंस मायने में रखते हुए आपको चलना है। और हम अब मूव करते हैं इनके मेन मॉडल की तरफ। तो मॉडल से पढ़ने से पहले मैं आपको समराइज व्यू दे रहा हूँ फ्रेंड्स। काफ़ी हमारे व्यूवर्स ने कहा कि सर बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, तो मैंने इस करके पहले लिख रखता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। देखो, उसने इसी एजम्पशन पे सारी चीज़ें आपको मैं प्रूव करके दिखाऊँगा, और थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ आपको भी समझना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, वो कहता है कि कैपिटल और लेबर दो ही चीज़ है। तो इसका मतलब होता है कि क्लोज्ड इकोनॉमी है, यानी कि y इक्वल टू है C प्लस आई प्लस जी, है नहीं और कुछ है नहीं, तो C प्लस आई ही है, तो क्लोज्ड इकोनॉमी हो गया। ठीक है, यानी कि टू सेक्टर हो गया, मॉडल की बात करता है। फिर कहता है कि जो इनकम है, जो y है, वो कहाँ जा रही है, C प्लस आई में। ठीक, अच्छा, अब देखो C का मतलब क्या हुआ कि कंजप्शन है, तो सारा का सारा कंजप्शन कौन कर रहा है, लेबर कर रही है। लेबर की साइड से ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, यानी कि कंजप्शन कौन कर रहा है, जो लेबर है वो कर रही है। जब वो सारा का सारा कंजप्शन कर रही है तो उसकी सेविंग कम है। लेकिन दो चीज़ पहले समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है W क्या है, वेज है। पूरी इनकम, ये तो एक्सपेंडिचर मेथड हो गया ना। अच्छा, जो इनकम मेथड होता है y इक्वल टू W प्लस प्रॉफिट होता है, W प्लस प्रॉफिट होता है, यानी कि फोर्स इंटरेस्ट रेट भी जोड़ते हैं सब सेक्टर में, लेकिन यहाँ पर दो ही सेक्टर है। तो y इक्वल टू W प्लस पी। W क्या यहाँ पर है, वेज है, और P क्या यहाँ पर है फ्रेंड्स, प्रॉफिट है। तो जो प्रॉफिट है, लेकिन उसका प्रॉफिट आया कहाँ से, तो प्रॉफिट आता है जहाँ पर वो एंटरप्रेन्योर के पास, एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि के मतलब कैपिटल। कैपिटल से जो प्रॉफिट आ रही है, अब कैपिटल किसके पास है, एंटरप्रेन्योर के पास है, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट जोड़ दीजिए, प्लस जो लेबर की जो वेज है, दोनों को जोड़ दीजिए। लेबर के वेज को और एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, टोटल नेशनल इनकम या टोटल जीडीपी। क्यों, क्योंकि जितनी लेबर लगी है, मान के चलो 10 लेबर हायर किया है, तो 10 लेबर है और पर लेबर की वेज है 100 रुपीज़, तो 1000 हो गया। 10 मशीन हायर किया है और पर मशीन पे प्रॉफिट उसका 100 रुपीज़ आया, तो 1000 हो गया। मतलब ये दोनों में जाकर के 2000 हो गया, तो टोटल जो जीडीपी हुआ 2000 हो गया। क्लियर हुआ इतना? अच्छा, अब फ्रेंड देखो, आपको यहाँ पर हमें निकालना है कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा। रॉबिन्सन बोलता है, तो रॉबिन्सन बोलता है कि कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भैया आपको प्रॉफिट ज़रूरी है। प्रॉफिट होगा तो वही इन्वेस्टमेंट करेगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा। तो प्रॉफिट के लिए वो प्रॉफिट निकालता है। तो प्रॉफिट निकालने का फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, P इक्वल टू क्या करेंगे फ्रेंड, इसी चीज़ में क्या करेंगे, y इधर ले जाएंगे, माइनस WN अपान K बचेगा। क्लियर, ये K नीचे आ गया, P इधर आ गया, y हो गया। अब देखो, इस पूरे इक्वेशन को प्रॉफिट निकालने के इक्वेशंस कह सकते हैं आप। ठीक, अगर नंबर ऑफ लेबर दिया गया है, उसका वेजेस दिया गया है पर लेबर की, और नंबर ऑफ कैपिटल्स दिया गया है, तो जीडीपी दी गई है, तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं।
फिर थोड़ा सा और एक्सटेंड करता है, वो बोलता है कि इस चीज़ को हम पूरे को n से डिवाइड कर देते हैं, पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो जब पॉपुलेशन से डिवाइड किया तो y/n माइनस WN से n कट जाएगा, सिर्फ W बचेगा, अपान K/n बचा। अच्छा, तो प्रॉफिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। अब वो कहता है कि इस y/n को हमने एक सिंबल दे दिया, ठीक है, L के साइड से सिंबल दे दिया, और K/n को उसने थीटा मान लिया, किसना, थीटा। तो वो कहता है कि अब हम लिख सकते हैं इसको P इक्वल टू L अपान थीटा, ओके। लेकिन अब आपको यहाँ पर समझने वाली बात है फ्रेंड कि जो K/n क्या है और y/n क्या है। जिसे हमने L माना है या इसको थीटा माना है या इसको लैम्डा कह सकते हैं या थीटा कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो इस इक्वेशन का जो क्लियर कट मैसेज है ये वो ए है, क्या है कि रेट ऑफ प्रॉफिट, जो रेट ऑफ प्रॉफिट है P इज द रेशो ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, यह क्या दिखा रहा है, लेबर की प्रोडक्टिविटी, यानी कि लेबर की प्रोडक्टिविटी, ओके, माइनस रियल वेज, ये क्या है W यहाँ पर, रियल वेज, माइनस रियल वेजेस अमाउंट ऑफ, ठीक है, एंड द डिवीजन ऑफ, ये क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ पर यूनिट ऑफ लेबर। पर यूनिट ऑफ लेबर को आप क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको पर यूनिट ऑफ लेबर बोलेंगे, यानी कि कैपिटल लेबर का रेशो बोलेंगे, या इससे आप बोलेंगे कि लेबर कैपिटल रेशो। तो लेबर कैपिटल रेशो प्रॉफिट किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रॉफिट डिपेंड करेगा कि लेबर की प्रोडक्टिविटी माइनस वेज अपान लेबर कैपिटल रेशो, ठीक। क्लियर है कि किसी, देखो प्रॉफिट निकालने के लिए कि एक लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है, यानी कि पर डे कितना प्रोडक्शन करता है और उसको कितना वेजेस दिया जा रहा है, माइनस करेंगे, प्लस डिवाइड करेंगे कि लेबर कैपिटल आउटपुट की, लेबर कैपिटल के रेशो का, ठीक है। लेबर कैपिटल की ग्रोथ है ये प्रॉफिट रेट है, देखो तो रेट ऑफ प्रॉफिट है, इंडिविजुअल प्रॉफिट का रेट क्या चल रहा है इसकी बात कर रहा है, ठीक है। फिर कहता है कि प्रॉफिट डिपेंड है, ये प्रॉफिट किस पर डिपेंड है, डिपेंड है इनकम पे, किस पर डिपेंड है फ्रेंड्स, इनकम पे, और किस पर डिपेंड है, लेबर ऑफ प्रोडक्टिविटी पे, क्योंकि देखो प्रॉफिट डिपेंड है इनकम पे और इनकम किस पर डिपेंड है, लेबर की प्रोडक्टिविटी पर, कि लेबर कितना प्रोडक्शन देता है, और लेबर की प्रोडक्टिविटी डिपेंड है कि उसकी रियल बेस कितनी मिल रही है, उसकी रियल बेज जितनी होगी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको बेज मिलेगी। तो जब बेज ज़्यादा होगी तो नो डाउट का उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, प्रोडक्शन करेगा, अगर बेजेस कम मिलेगा तो नहीं करेगा ठीक से। तो यानी कि लेबर की प्रोडक्टिविटी पर, और लेबर का जो बेज रेट है और लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो दोनों किस पर डिपेंड करेगी फ्रेंड्स, वो कैपिटल लेबर ऑफ रेशो पे। तो टोटली ये कहना ये चाहता है घुल मिलाकर कि किसी भी इकोनॉमी में जो प्रॉफिट रेट है, जो कि एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, फिर वो सेविंग करता है और वही चीज़ इन्वेस्टमेंट करता है, अगेन एम्प्लॉयमेंट देता है जिसे हम कैपिटल एक्यूमुलेशन कहते हैं, वो चीज़ डिपेंड करेगी किस पर, इनकम पे, लेबर की प्रोडक्टिविटी पे, रियल बेस पे और कैपिटल लेबर ऑफ रेशो पे। इतना समझ आ गया, अच्छा क्लियर। अच्छा, अब हम फ्रेंड थोड़ी देर पहले बात किए कि टू सेक्टर है, जब आपके पास टू सेक्टर है तो y इक्वल टू सी प्लस यस लिखेंगे। अच्छा, जब टू सेक्टर है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू सी प्लस आई, तो ठीक है, i इक्वल टू वाई माइनस सी लिख सकते हैं। इसी तरह से y इक्वल टू सी प्लस यस लिखेंगे तो यस इक्वल टू y माइनस सी लिखेंगे तो y माइनस सी इक्वल हो रहा है, यानी कि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो हमने माना कि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, क्लियर है। जब सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है तो दो चीज़ आपको शुरू में मैंने और बताया था कि ये कहता है कि वर्कर्स की जो सेविंग है वो नथिंग है,
मतलब वर्कर की सेविंग नहीं है। तो मतलब जीरो सेविंग ऑफ आउट ऑफ क्या है, एक वर्ड है, क्या लिखा मैंने कि जीरो सेविंग आउट ऑफ वेजेस, कि वेजेस से सेविंग क्या है, जीरो है। ये भी समझ गए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, दो चीज़ ध्यान देंगे, सेविंग इन्वेस्टमेंट रिलेशन कैसा है। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट रिलेशन को लिखेंगे हम यस इक्वल टू आई लिख सकते थे। अच्छा, तो यस के इक्वल टू हम यानी कि सेविंग इक्वल टू पी के लिख देंगे। क्यों? क्योंकि भैया यही तो सेविंग है, ये तो सेविंग कर ही नहीं रहा। तो यस बराबर पी के लिख सकते हैं, यानी कि कैपिटल पर कैपिटल का कितना प्रॉफिट आ रहा है वही प्रॉफिट उसका सेविंग है। ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे तो यस की जगह पर हम आई भी लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट यानी कि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो आई इक्वल टू। अब जो कैपिटल प्रॉफिट है वही तो कैपिटल है, जो हर साल का प्रॉफिट आ रहा है वही तो इन्वेस्टमेंट है। तो यानी कि डेल्टा के हमने क्या लिखा, डेल्टा के लिखा कि इंक्रीज रियल कैपिटल, जो रियल कैपिटल में चेंज आ रहा है, कैपिटल की चेंज पैसे निकालते हैं आपको पता है, ठीक है, कोल्डर मॉडल में और मॉडल देखा होगा। तो डेल्टा के क्या है, चेंज इन कैपिटल है, जो कैपिटल में चेंज आया वही इन्वेस्टमेंट होता है। अच्छा, तो हम पी के बराबर डेल्टा के भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि यस को पी के लिख सकते हैं, आई को डेल्टा के लिख सकते हैं, डेल्टा के की जगह पर डेल्टा पी के भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप प्रॉफिट निकालिए, फिर से अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा के अपॉन के, यानी कि प्रॉफिट किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रॉफिट डिपेंड कर रहा है कैपिटल एक्यूमुलेशन पे, यानी कि कितनी मात्रा में कैपिटल्स क्या हो रही है फ्रेंड्स, चेंज हो रही है। तो कैपिटल की जो चेंज हो रही है उसी प्रॉफिट डिपेंड करेगा। कैपिटल कितना लगाएगा वो उसका कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, वो उसकी मार्जिनल प्रोफेशनल टू इन्वेस्टमेंट और मार्जिनल प्रोफेशनल टू से पे डिपेंड करेगा। तो इसी चीज़ को तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, एल बराबर डब्ल्यू, यानी कि ये चीज़ इसके बराबर हो गई। क्लियर है? तो फ्रेंड जो प्रॉफिट निकला आपका वो ये निकला कि वो उसकी जो फाइनली कहते हैं कि प्रॉफिट है उसे हम एल माइनस थीटा अपॉन डब्ल्यू अपॉन थीटा इक्वल टू बी के राइट कि डेल्टा के अपॉन के, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, जब हमने ये बता दिया तो अब हम बात करते हैं गोल्डन एज की। गोल्डन रूल क्या था, गोल्डन एज क्या है। तो जो गोल्डन एज होता था फ्रेंड, इसको ऐसा समझिए कि गोल्डन एज की बात करता है। ये गोल्डन एज है क्या, ये कौन सी टर्म है, तो सिंपल बताता है कि जब इस पॉइंट पर जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा तो वहाँ पर सेविंग रेट भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइजेशन हो जाएगी। यानी कि प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू सेविंग रेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन होगी कि जो कंजप्शन होगा वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, कंजप्शन नहीं भी बहुत मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। यानी कि यह ऐसा लेवल है जहाँ पर कंजप्शन हाई हो जाएगा। यानी कि आपको मैं थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ कि मान के चलो ये फ्रेंड्स ये सेविंग है, ये कंजप्शन है, सी पर कैपिटल कंजप्शन लेवल है। वो ये कहता है ये सेविंग स्टार्ट होती है, जब सेविंग बढ़ती है तो कंजप्शन भी बढ़ता है, लेकिन जब सेविंग हाईएस्ट हो जाती है तो वहाँ के बाद सेविंग डिक्लाइन होती है तो कंजप्शन भी डिक्लाइन होता है। तो ये कंजप्शन और सेविंग का जो ग्राफ है ये शो करता है कि यह पॉइंट है जहाँ पर कंजप्शन लेवल हमारा हाई है। जो कंजप्शन लेवल हाई होगा जहाँ पर, वहाँ पर सेविंग रेट भी हाई होगा, और जहाँ सेविंग रेट हाई होगा कंजप्शन हाई होगा वहाँ प्रॉफिट भी हाई होगा। कहने का मतलब है फ्रेंड, आपको पता है कि y इक्वल टू सी प्लस एस लिखते हैं, तो जो सेविंग है वो क्या हो जाएगा, y माइनस सी हो जाएगा, लेकिन जो कंजप्शन है वो क्या होगा, y माइनस एस होगा। तो मैक्सिमम कंजप्शन, अच्छा जो सेविंग है यही आगे y इक्वल टू सी प्लस आई लिखते हैं, यानी कि यही सेविंग ही हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो कि अभी हम आपको बताए थे।
तो यानी कि जब ये सेविंग हाई है तो इन्वेस्टमेंट भी हाई है। क्लियर है? तो गोल्डन एज एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर इकोनॉमी बहुत अप हो जाती है, जहाँ पर एक सा लेवल मिल जाता है, जहाँ पर कंजप्शन बहुत हाई हो जाता है, इन्वेस्टमेंट हाई लेवल हो जाता है, और वहाँ पर और भी कंडीशन आती है। तो ये तो गोल्डन रूल था, लेकिन और कंडीशन वो क्या बताता है हम आपको बताते हैं। वो ये कहता है, पहले आप ग्राफ में समझिए फ्रेंड। ग्राफ में हमने माना है इनकी न्यूट्रल हायरार्की, न्यूट्रल टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी की इफेक्ट न्यूट्रल है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए, तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है फ्रेंड, ये कैपिटल फॉर्मेशन है, क्योंकि डेल्टा के अपॉन के कैपिटल फॉर्मेशन है। यही कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से आया, ये प्रॉफिट के बराबर है, क्योंकि जो प्रॉफिट है वही क्या कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो हमने यहाँ पर डेल्टा एएस पे प्रॉफिट ले लिया है फ्रेंड, क्या लिया है, सॉरी यहाँ क्या ले लिया हमने, कैपिटल लेबर रेशो लिया हुआ। क्या लिया आपने, के अपॉन एल लिया हुआ। क्या लिया, के अपॉन लेबर, कैपिटल लेबर रेशो। ठीक, यहाँ पर हमने पर कैपिटल आउटपुट लिया हुआ है, यानी कि y अपॉन एन लिया हुआ है। तो इसको आप y अपॉन एन भी कह सकते हैं, इसको आप k अपॉन एन कह सकते हैं, या इसी को आप थीटा कह सकते हैं, इसी को हमने l माना है, a भी कह सकते हैं। क्लियर है? अच्छा अब आपको बताते हैं फ्रेंड, इस चीज़ को इन्होंने, इस लाइन को एक्स के, इसको इन्होंने माना पॉपुलेशन की ग्रोथ। तो हम ये बोल रहे हैं कि देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो हमने यहाँ से यहाँ पॉपुलेशन लिया। ठीक है, तो जिससे हम डेल्टा एन अपॉन एन, यानी कि इसका मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ है। ठीक है, डेल्टा के अपॉन के, इसका मतलब होता है कैपिटल की ग्रोथ है। डेल्टा वाई अपॉन वाई, इसका मतलब प्रोडक्शन की ग्रोथ है। ध्यान समझना। अच्छा, गोल्डन रूल, गोल्डन एज का मतलब यह हुआ कि जिस रेशो से कैपिटल बढ़ रही है, जिस रेशो से प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसी रेशो से कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ रहा है, और उसी रेशो से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। यानी कि वो कहता है कि आप ऐसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू एल अपॉन डेल्टा अपॉन थीटा लिख सकते हैं, इसी के बराबर लिख सकते हैं डेल्टा के अपॉन के लिख सकते हैं, और डेल्टा के अपॉन के बराबर ही है डेल्टा एन अपॉन एन। उसी रेशो में पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो उसी देखो जिस रेशो में पॉपुलेशन बढ़ेगी उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, कंजप्शन बढ़ेगा। जब कंजप्शन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो प्रॉफिट लेने के लिए एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा तो इसीलिए कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए। कैपिटल फॉर्मेशन कितनी होगी, जितनी उसकी सेविंग रेट होगा, तो सेविंग बढ़ेगा, सेविंग रेट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो आगे फिर जीडीपी बेटर होगी, पर कैपिटल इनकम बेटर होगी, सब कुछ बेटर होगा। तो मुझे आपको ये समझाना कि ये जो कंडीशन है इसे बोलते हैं गोल्डन एज सिचुएशन। क्यों? क्योंकि यही एक पॉइंट है, जी पॉइंट एक गोल्डन एज दिखाता है। अब बताता हूँ, ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन आपने पढ़ा होगा, जैसे हम पढ़ाते हैं y इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो लेबर कैपिटल गिवन था, तो हमने जब एन से डिवाइड कर दिया है इसको, अगर इसको हम एन, अगर इसको हम मान चलो एन मान लेते हैं फ्रेंड, तो अगर एन से डिवाइड करेंगे तो के अपान एन ही बचेगा, यानी कि y फंक्शन ऑफ आप के अपान एन बचेगा। यानी कि ये जो ओपी है, ये जो ओपी है किसका फंक्शन है, के अपान एन का फंक्शन है, यानी कि कैपिटल लेबर रेशो का फंक्शन है। कैपिटल लेबर रेशो बढ़ रही है तो प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट तक बढ़ रहा है, इसके बाद डिमिनिशिंग हो रहा है। तो जिस पॉइंट तक हाईएस्ट ग्रोथ है उसे बोलते हैं गोल्डन एज। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर जितनी कैपिटल की ग्रोथ हुई है उतनी जीडीपी की भी ग्रोथ हुई है, और उतना ही कैपिटल फॉर्मेशन ग्रोथ हुई है, तो उतना ही लेबर की ग्रोथ हुई है।
तो डेल्टा एन अपन एन लेबर की ग्रोथ भी दिखा रहा है, डेल्टा के कैपिटल ग्रोथ है। तो जब तीनों ग्रोथ रेट इक्वल हो जाती हैं, ओके, तो उसे बोलते हैं गोल्डन एज। गोल्डन एज का मतलब हुआ यहाँ पर कंजप्शन हाईएस्ट है, सेविंग हाईएस्ट है, एग्रीगेट डिमांड हाईएस्ट है, सप्लाई हाईएस्ट है, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग है, यानी कि सारा पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो रहा है। अब इसको कैसे निकाला हमने डेल्टा है ना, तो फ्रेंड डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। तो कैपिटल में कितना चेंज हो रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा के अपन डेल्टा है, तो डेल्टा के की जगह पे हम ई जी लिख सकते हैं, ई जी अपन ई डब्ल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को हम ओ डब्ल्यू इक्वल टू ओ एन लिख सकते हैं। ओ डब्ल्यू यहाँ पर वेज है और ओ एन क्या है, यहाँ पर ग्रोथ रेट ऑफ लेबर है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है और ये जो ट्रायंगल बन रहा है इक्वल है, तो बीटा और हमने इसको अल्फा मान लिया, तो क्योंकि ये कोण इक्वल टू ये कोण, तो इसका मतलब हुआ कि जो इसका मतलब हुआ कि जो कैपिटल की ग्रोथ रेट है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट के इक्वल है। और ये दोनों ग्रोथ रेट किस पर डिपेंड कर रही हैं, लेबर की प्रोडक्टिविटी पर और कैपिटल आउटपुट रेशो पे। तो इस पॉइंट पर कैपिटल आउटपुट रेशो मैक्सिमम हो गया। इसके बाद अगर आप लेबर हायर करते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, फिर देखिए अगर आप जाएंगे तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर कैपिटल फॉर्मेशन हाईएस्ट है, सेविंग हाईएस्ट है, एम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है। इसके नीचे इधर जाएंगे या इधर जाएंगे तो सिचुएशन चेंज होगी, इधर डिक्लाइन होगा उधर डिक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो यानी कि ये सिचुएशन है जो बेटर कंडीशन की बात करता है। और ये जो सच दिखाता है फ्रेंड्स, ये लाइन दिखाती है, ये पढ़े थे हम आपको कल पढ़ाते हैं हायरार्की की न्यूट्रलिटी, जिसमें दिखाया है कि ये क्या है, ये है न्यूट्रलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि लेबर की और कैपिटल की प्रोडक्टिविटी सेम रेशो में बढ़ रही है, सेम रेशो में बढ़ रही है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी इम्पेक्ट आ गया, लेबर कैपिटल बढ़ी, वो भी अकोमोडेशन हो जा रही है। कहना यही चाह रहा है कि रॉबिन्सन ने क्या कहने का प्रयास किया है, आप समझ गए होंगे। वो कहता है कि किसी कंट्री को ग्रोथ करना है तो गोल्डन एज तक प्रॉपर जाना पड़ेगा और उसको बना के रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से लेबर बढ़ रही है, जिस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उसी हिसाब से कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए, उसी रेशो में सेविंग बढ़ना चाहिए, उसी रेशो में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के ये मॉडल सिंपल कहता है कि किसी कंट्री का ग्रोथ जो है उसकी कैपिटल एकमुलेशन पर डिपेंड करेगा और कैपिटल एकमुलेशन उसके लेबर की प्रोडक्टिविटी और वेजेस पे डिपेंड करेगा और उसके कैपिटल आउटपुट रेशो पर डिपेंड करेगा। और साथ के साथ ये दोनों डिपेंड करेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी तेज़ी से हो रही है और वहाँ की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेगा। टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा मॉडल। कंक्लूजन ये है, सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि वाई इज डिफरेंट कंट्री है डिफरेंट ग्रोथ रेट। तो इसका रीज़न यही देता है रॉबिन्सन कि हर कंट्री में ग्रोथ रेट अलग है। रीज़न क्या है? कहीं की सेविंग रेट अलग है, कहीं की पॉपुलेशन ग्रोथ अलग है, किसी का कैपिटल फॉर्मेशन रेट अलग है, कहीं का प्रॉफिट रेट अलग है। तो डिफरेंट कंट्री है डिफरेंट सिचुएशन, दैट्स वाई डिफरेंट कंट्री हैज़ डिफरेंट जीडीपी और डिफरेंट ग्रोथ रेट। हर कंट्री की हर मॉडल की कुछ एजम्पशंस के साथ साथ जो क्रिटिसिज्म भी होती हैं। इनके क्रिटिसिज्म में सबसे बड़ी बात यह है कि 2 सेक्टर लेता है जबकि ये वैलिड नहीं है, 3 सेक्टर भी है, 4 सेक्टर भी है। न्यूट्रल टेक्नोलॉजी की बात करता है, इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी की बात नहीं करता है, जबकि ऐसा होता है। आप इंडोजीनियस थ्योरी उठा के देख सकते हैं। 2 क्लास की बात करता है, लेबर और एंटरप्रेन्योर की बात करता है। साथ साथ कहता है कि वर्कर जो है नथिंग सेविंग, ऐसा तो नहीं है, वर्कर भी सेविंग करते ही करते हैं और प्राइस चेंज नहीं करता कहता, लेकिन प्राइस चेंज भी चेंजेबल होता है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट को ऑप्शंस माना है। इस करके कहने का मेरा मतलब ये है कि ये मॉडल दिखाने का प्रयास यही करता है कि किस तरह से कंट्री में अगर ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करना है, तो कैपिटल फॉर्मेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल। और कुछ नया नहीं है, आज की हमारी गवर्नमेंट भी यही कर रही है कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए। जो मेकिंग इंडिया या दुनिया भर के प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, इसका मतलब यही है कि किस तरह से हम जो है स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी करें, किस तरह से ग्रोथ को स्टेबलाइज करें, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस पॉपुलेशन को कैसे इंगेज करें।
तो ये मॉडल सिंपल यही बात करता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा और समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू माय डियर, प्लीज़ नोट डाउन।